स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? काइंडली मुझे यस सर, समझ आ में रही है। आ- ओके, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत हूँ। आप मुझे पूछते नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। चले तो आज हमने क्या पढ़ना है? शाबाश, रिस्पॉन्ड किया कि नहीं? ओके ओके। सो साइकिल आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में से मैं कहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं। सो थोड़ा सा इसका रिव्यू लेते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस जो प्रीवियस क्लास के अंदर पूछ रहे थे, प्रोफेज और वो मेटाफेज की, और वो जो रुक जाती है, वो सारा भी हम देख लेंगे। ओके जी। सो रिप्रोडक्शन हम लोगों ने स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या इसे कहते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल। ठीक हो गया? नाउ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है या मेनेस्ट्रल साइकिल है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसमें अ, याद रखना, दो फर्दर फेजेस या साइकिल जो है वो आते हैं, या कुछ इसके कुछ करेक्टर्स हैं वो हमें देखने पड़ेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप मेनेस्ट्रल साइकिल को फर्दर कितने साइकिल्स में डिवाइड किया गया है? बताएं शाबाश। दो। कुरान के अलावा बाकी सारे मुझे लगता है सोए में शायद उठ जाए भाई। ओके ओके, गुड गुड, शाबाश, ठीक है। सो हमारे पास मेनेस्ट्रल साइकिल के दो एक्चुअल में फर्दर फेजेस हैं। एक है जी ओवेरियन साइकिल, और दूसरा है यूटेराइन साइकिल। ठीक हो गया? सो ओवेरियन साइकिल, शाबाश, गुड। ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल, अब मुझे बताया जरा, ओवेरियन साइकिल की फर्दर कितनी फेजेस हैं और यूटेराइन साइकिल की कितनी फर्दर फेजेस हैं जी? तीन। कौन कौन सी? बताएं। इधर कैम अपना ऑफ रखें भाई। जी, कैम अपना आप ऑफ रखा करें। फिर वो समटाइम जो है ना वो नजर लग जाती होती है इधर से, ठीक है? पहले हमारा ऑनलाइन क्लासेस में बड़ा शुगर लगता होता था। वो जो हम क्लास ले रहे हैं और सम टाइम शुरू शुरू में ना, कोविड के टाइम बच्चों को कैम ऑफ करना भूल जाता होता था। अब वो जनाब कैम ऑन रहता है, कोई ऐसे टांगे ऊपर मुंह उठा के बैठा हुआ है, कभी किसी के इस तरफ मुंह है, कभी किधर है, कभी इतना पास किया होता है कि नाक इतना बड़ा नजर आ रहा होता है। इसलिए थोड़ा सा कोशिश किया करे, कैम जो है ना वो बंद रखें। ओके, मिनिस्ट्रल साइकिल में ठीक है। फैलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, ठीक है। प्रोलिफरेटिंग फेज, हम ये मिक्स सा बता रहे हैं। मिनिस्ट्रल, प्रोलिफरेटिंग, स्क्रीटरी, ठीक है, स्क्रीटरी। ओके जी, ध्यान से देखें। अगर हम बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की, तो इनके डिफरेंट स्टेप्स हैं। उनमें अगर हम ओवेरियन साइकिल की बात करते हैं तो तीन इसकी मेन मेन फेजेस जो है ना, वो तीन फेजेस है। सबसे पहले फेज आती है, दैट इज फॉलिकुलर फेज। उसके बाद दूसरी है ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज। तीसरे नंबर पे है ल्यूटियल फेज।
दूसरी तरफ अगर हम यूटेराइन साइकिल की बात करते हैं तो यूटेराइन साइकिल में मजीद 3 हमारे पास फेजेज है, जिसमें अगेन सबसे पहले आ जाती है प्री ओव्यूलेटरी फेज, या इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी मेन ओव्यूलेशन, और उसके बाद थर्ड जो फेज है इसमें आ जाती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, या इसे कहते हैं स्क्रीटरी फेज। ना, अब आपको दोनों जो है ना अपने माइंड में बिठानी पड़ेगी। ओवेरियन साइकिल जो है, ओवेरियन साइकिल में हमने कहा कि इसमें हमारे पास आ जाती है 3, फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल। यानी ल्यूटियल के बारे में पूछा तो आपको याद रखना ये ओवेरियन साइकिल में हो रहा है। आपसे पूछे फॉलिकुलर कहाँ हो रहा है, तो ये ठीक है, याद रखिएगा ओवेरियन में हो रहा है। ल्यूटिलाइन, अब अगर हम मजीद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, कि जो ओवेरियन फेज है या ओवेरियन साइकिल है ये कहाँ होता है, याद रखना ये ओवरी में होता है। जबकि यूटिलाइन साइकिल की बात करेंगे ये होगा यूट्रस के अंदर। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो ओवेरियन साइकिल है ये क्यों होता है और यूटिलाइन साइकिल क्यों होता है। अब ये बताएं, ये मेन डिफरेंस है, बताएं जरा, कुछ और बताएगा। हीरा आप बताएं। शाबाश, माइक ऑन करें और बताएं जरा। सर, ओवेरियन साइकिल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। हम्म, नहीं इसका पर्पस क्या है, वो तो हो गया ना उसका काम कि ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कर रहा होता है, पर्पस क्या है उसका ये पूछ रहा हूँ। सर, फॉलिकल की मैच्योरेशन करवाना। फॉलिकुलर में फॉलिकल को मैच्योर करना फॉलिकल को। मेच्योर करना, फॉलिकुलर क्यों मेच्योर करना ये बताएं। सर, फॉलिकल को मैच्योर करना। नहीं क्यों ओवेरियन मेच्योर साइकिल में करना, फॉलिकल पहले मैच्योर होगा ना। नहीं मेच्योर तो हो रहा है। चले एक काम कर, निशा आप बताएं, आपको क्या लगता है कि ओवेरियन साइकिल क्यों किया जा रहा है। जब ओवेरियन साइकिल हो रहा है तो फिर यूटेराइन की क्या जरूरत है। फिर दोबारा क्वेश्चन। सवाल ये है कि ओवेरियन साइकिल क्यों किया जा रहा है, ये कह रहा हूं। सर बिकॉज ओवरी से तो एग रिलीज होगा ना, तो इसलिए फिर ओवेरियन साइकिल हाँ होगा ये हुई ना बात, ताकि और एग यूटेराइन रिलीज हो। किया जा रहा है फिर, हमारे से बैग आ गया। सर वहां पे फिर इम्प्लांटेशन होगी ना बाद में, जब एग रिलीज होगा यूट्रस में फिर बाद में इम्प्लांटेशन होगी। हाँ, इसको आप ऐसे, अगर मैं इसको आसान कर दूं तो वेरिएंट साइकिल और पर्पस इसका है ओवा प्रोडक्शन, ठीक है, ओवा या सेकेंडरी ओओसाइट, ठीक हो गया। जबकि यूटिराइन साइकिल का पर्पस क्या है, वो है जी और यूट्रस और प्रेगनेंसी। बात समझ आ गई, और यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। यहां ओवेरियन में होगा, यहां हमारे पास यूटेराइन में चल रहा होगा, ठीक है। सो ये तो हो गया कि जी हमारे पास जो ओवेरियन साइकिल है और जो यूटेराइन साइकिल है वो किस तरह से स्टेप्स में डिवाइडेड है। पर इसकी जो है वो फेजेस हैं, ठीक है, किस तरह से है वो बाद में देखेंगे। इसी में मैं काम करता हूँ, कल वाली जो हमने पिक्चर दी थी में भी वो पढ़ी हो, ये हम इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। कल हमने इसको देखा था, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। ओके, पिक्चर क्लियर हो रही है सबको, मुझे बताइएगा जरा, वो छोटी तो नहीं है, मैं इसको ज्यादा जूम कर लूँ या बहुत है इतना।
थोड़ा सा और जूम कर। थोड़ा सा और जूम करने। चले हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ही जगह। ओके, ये आ गया हमारे पास यूटेराइन साइकिल्स। ओके, ओके जी, यहाँ तक ठीक है अब। ओके, यस सर, ठीक अब है। हमारे पास याद रखें, हमने कल इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बड़ी डिटेल में देख लिया था कि कौन सा जो है वो हमारे पास जो है ओवेरी है, फैलोपियन ट्यूब है, फंडस है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि जी बॉडी ऑफ यूट्रस है, फिर हमने कहा सर्विक्स है, फिर हमने कहा विजाइना या बर्थ कैनाल है। ठीक हो गया। अब इसमें जो ओवेरियन साइकिल है, ठीक है, ये एक्चुअल में चल रहा होता है इस जगह, यानी ओवरी के अंदर। ठीक हो गया, ये चल रहा है इस जगह ओवेरी। और उसके बाद यूटेराइन साइकिल है, वो चल रहा होता है यूट्रस के अंदर, ये जगह पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक तो हमने कहा नाउ, तब से ओवा प्रोड्यूस किया जाएगा। ओवा प्रोड्यूस करने के बाद वो आएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा और यहाँ पे इसके साथ आके स्पर्म फ्यूज करेगा। ठीक है, स्पर्म की फ्यूजन होगी और बनेगा जाइगोट। और जाइगोट फिर अदर जाता है टुवर्ड द बॉडी ऑफ यूट्रस। यहाँ पे वो डिवाइड करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका होता है। देन इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो यूटिराइन वॉल होती है, ये अपने आप को करती है प्रिपेयर, ताकि ये जो एम्ब्रियो है ये आके क्या कर सके, इम्प्लांट कर सके। तो दोनों साइकिल जो है वो एट अ टाइम इकट्ठे होते हैं, बट ओवेरियन पहले स्टार्ट होगा और यूटेराइन जो है वो साइड बाय साइड जो है वो साथ में स्टार्ट हो जाता है। अब हम इंडिविजुअली दोनों को देखेंगे किस तरह से ये जो है वो साइकिल इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, ताकि जो है ये हमारा इधर ही रहे। ठीक है, सो यहाँ आते हैं और एक एक उस स्ट्रक्चर को जरा देखेंगे कि किस तरह से चल रहा है। लेट्स सपोज मैं क्या कहता हूँ कि मैंने यहाँ से, ये मेरे पास ओवरी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। यहां से मैं क्या करता हूँ, ओवरी को इनलार्ज करता हूँ। ठीक हो गया, ओवरी को इनलार्ज करता हूँ। ये वही चीज है जो हम ऑलरेडी जब पढ़ रहे थे आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन में हॉर्मोन्स का कंट्रोल रोल, उस टाइम हमने ये पढ़ा था। ठीक है, सो अगर हम ओवरी की बात करें तो हम लोगों ने, आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था कि जी हमारे पास ओवरी की, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये आ गया। ठीक है जी। सो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास ओवरी आ गए, जिसमें हमने ये कहा था कि होता क्या है। अब जरा अटेंटिवली होके इसको सुनिएगा, होगा क्या। हमने ये कहा कि जी हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो GnH। और वो जो GnH है उसमें दो मेन हार्मोन हमने याद रखने हैं। एक है हमारे पास FSH, ठीक हो गया, एक आ गया FSH, और दूसरा था LH। ठीक है, ये दो हार्मोन थे जो हम उसको गो थ्रू कर रहे थे। एक बात याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या, मेल में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या स्पर्म प्रोडक्शन, ये बात गौर से सुनना, मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या स्पर्म प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है, और वो स्टार्ट इस तरह से होगी कि जैसे ही पिबर्टी आती है। ठीक है, यानी मेल में 12-13 साल, 14 साल की जो एज है, ये समझी जाती है कि अडल्टहुड यानी कि प्यूबर्टी की एज है। और इस ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाती है। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा भी है चैप्टर में, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे ही 3rd मंथ 4th मंथ के एंड पे क्या होगा, जेंडर डिसाइड हो जाता है कि मेल है फीटस या फीमेल है। अगर फीमेल है तो उसी टाइम पे ही, यानी अभी वो फीटस है 4 मंथ का, उसी टाइम पे ही
इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एफएसएच की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। ये बात याद रखनी है, क्या बोला मैंने, एट द डिसीजन ऑफ द जेंडर द एफएसएच फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है? क्या सर नो का साइन करें मैसेज चैट बॉक्स में। चले गुड। नाउ हम अटेंटिव होकर इसको सुनने की कोशिश करते हैं कि ये होगा क्या। एफएसएच अभी हम बात कर रहे हैं कि बर्थ से पहले, सो एफएसएच आता है और आने के बाद जो फॉलिक जो ओवरी है, ओवेरियन जैसे कि ओवरीज डेवलप हो जाती हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, 5th मंथ के अंदर, तो होगा क्या कि एफएसएच फॉलिकल पे एक्ट करता है और यहां ह्यूज नंबर ऑफ प्राइमरी, बल्कि इसको हम लिख देते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बनाना शुरू कर देता है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक हो गया, क्या बनाना शुरू कर देगा, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। नाउ ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट डेवलप करते हैं और ये बना देते हैं प्राइमरी ओओसाइट। ठीक हो गया, क्या बना देंगे ये, प्राइमरी ओओसाइट। अब मैं इसको एक काम करता हूं, मैं 1 डिग्री लिख के इसको लिखता हूं ताकि हमारे पास जगह स्पेस कम रहे और मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता जाऊं। 1 प्राइमरी ओओसाइट, तो ये आ गया हमारे पास प्राइमरी ओओसाइट। ठीक है जी। नाउ अब इस प्राइमरी ओसाइट में मैं इसको जूम आउट करने दें ताकि ये ओके। सो अब हमने कहा क्या बन गया, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट के बाद अब क्या होता है, ये फर्दर डिवेल्प करता है, ठीक है, और ये बना देता है सेकेंडरी ओसाइट। कब, जब मेच्योरिटी आती है। अब मैं यहाँ पे, आपको याद हो तो, अगर मैंने जब पढ़ाया था उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। ये लाइन का मतलब क्या है, पर्पस क्या है कि यहां और यहां मैंने लिखा था, मैंने ये कहा था बिफोर बर्थ एंड प्यूबर्टी। ठीक हो गया। यहां पे क्या होता है, प्रोफेज 1 अरेस्टेड। ये याद रखना, क्या काम में, बिफोर बर्थ एंड प्यूबर्टी प्रोफेज 1 अरेस्टेड। इसका मतलब प्रोफेज 1 अरेस्टेड का मतलब क्या है कि इस लेवल पर एक्चुअल में मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है। क्या स्टार्ट हो चुकी है, मियोसिस 1 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब होता क्या है, जैसे ही हमारे पास ये स्टेज होती है, तो इस स्टेज के ऊपर ये प्राइमरी यानी बर्थ से पहले और प्यूबर्टी से पहले क्या होता है कि प्राइमरी ओसाइट तक प्रोफेज 1 के अंदर उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। अरेस्ट से मुराद ये है कि कुछ प्रोटीन रिलीज की जाती है जो फर्दर क्रोमोसोम की जो डिवीजन होती है उसको इनहिबिट करती है, रोकती है, आगे नहीं डेवलप करने देती, तो ये यहाँ पे रहता है। नाउ अब फर्ज कर ले, मैं कहता हूँ देन प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट कह रहा हूँ, इसको प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल हो गया। इसी तरह ये सेकेंडरी फॉलिकल है। सो प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल। सो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो बन के रहता है। पहली बात ये कि फॉलिकल क्या है, फॉलिकल एक थैली है, वेजिकल है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। एक थैली वेजिकल होती है और उस वेजिकल के अंदर जो है उसको, उसमें एक्चुअल में क्या चल रहा होता है वो हम आगे देखते हैं। एक्चुअल में अब इसके अंदर चल रहा होता है ओओजेनेसिस। ओओजेनेसिस क्या है, ओवा या सेकेंडरी ओओसाइट की प्रोडक्शन। अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये फर्दर डेवलप करता है इनटू ग्रोइंग फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल फर्दर डेवलप करता है इनटू
मैच्योर फॉलिकल, ठीक हो गया। अब जो मैच्योर फॉलिकल है ये याद रखना फर्दर डिवेलप करेगा, ठीक है, और इसको हम बाय द वे ग्राफिन फॉलिकल भी कहते हैं, ग्राफिन फॉलिकल भी कह देते हैं। अब ये जो सारी स्टेजेस चल रही हैं, जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनना शुरू करता है, इसी ड्यूरेशन में फॉलिकल्स की वॉल्स, ठीक है, यहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी किस चीज की, हार्मोन की, उसका नाम है एस्ट्रोजन, ठीक हो गया। ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो गया, इसका काम क्या है इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको आगे कंप्लीट करते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही एफएसएच एक्ट करता है, प्रीमोडियल फॉलिकल बने, उससे प्राइमरी फॉलिकल बने, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल से ग्रोइंग बनेंगे, ग्रोइंग के बाद मैच्योर फॉलिकल बनेंगे। मैच्योर फॉलिकल जो है ये याद रखिएगा, ये ग्राफिक फॉलिकल जिसको हमने कहा, जैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने पहले भी याद बताया है, एच हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होना, ये एक्चुअल में एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, एफएसएच का, ठीक है, एफएसएच। नाउ हमारे पास एफएसएच का ज्यादा होना एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा, एस्ट्रोजन का ज्यादा होना याद रखना एफएसएच के लेवल को कम कर देता है। जब एफएसएच का लेवल कम होता है, ठीक है, तो याद रखना एलएच रिलीज होने लग पड़ता है। सो अब क्या होगा, इधर से एफएसएच आया, फॉलिकल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुई, एस्ट्रोजन ने क्या किया, एफएसएच को कम कर दिया, तो इस ड्यूरेशन में एलएच की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वो आके ओवेरियन वॉल के ऊपर एक्ट करने लगता है। ओवेरियन वॉल पे जैसे ही एक्ट करता है, याद रखना इसी ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा कि ये जो मेच्योर या ग्राफिन फॉलिकल थे, ये ओवेरियन वॉल्स के साथ क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद ये क्या करते हैं, ओवा की रिलीज कराने लग पड़ते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इसी की हम बात करेंगे, तो यहां से क्या हुआ, इस ओवा को रिलीज करवा दिया जाता है, ठीक है। अब ये इसको हम सेकेंडरी ओवोसाइड भी कहते हैं, इसको हम ओवा भी कह देते हैं, ठीक है, तो ये हम बाद में इसको देख लेंगे। अब क्या होता है, ये जो ओवर रिलीज हुआ, इसके बाद पीछे हमारे पास एक खाली वेजिकल, एक खाली थैली रह जाती है, इस खाली थैली को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन और प्रोड्यूस करने लग पड़ता है, जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक हो गया। सो इसका मतलब क्या हो गया कि हार्मोन्स के आपने याद रखने नाम। ये जो पहली वाली फेज थी ओव्यूलेशन, यहाँ ओव्यूलेशन, ये जो प्रोसेस है बाय द वे, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। अब जो ओव्यूलेशन हुई, जिसमें क्या हुआ कि ओवा रिलीज किया गया, ठीक है, पहली ओव्यूलेशन से पहली वाली फेज ये सारी फॉलिकल्स बनने की है, इसको हम कहेंगे फॉलिकुलर फेज, जिससे आपने स्टार्ट में लिखा। उसके बाद यहाँ ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन के बाद हमारे पास यहाँ ये जो स्टेज होती है, ठीक है, स्टेज को जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटिनाइजेशन होगी, हो गई। ओव्यूलेशन के बाद ये वाली जो फेज हमारे पास बनेगी, इसको हमने नाम दे दिया, याद रखना, ल्यूटियल फेज का, ठीक है। सो ये ल्यूटियल फेज हो गया, ताकि आप लोगों को याद है, ये हमने कहा ये ल्यूटियल फेज है, यहाँ ओव्यूलेशन बाद, ये ओव्यूलेशन से पहली वाली जो फेज है, इसको हमने क्या दिया, फॉलिकुलर फेज। बात, ये है ओवेरियन साइकिल, ठीक है। अब इस साइकिल जो हमारे पास यूटिराइन जो यूटिराइन साइकिल है वो किस हिसाब से चलता है, उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ दो तीन क्वेश्चंस आते हैं, वो आपने याद रखनी है। एक टर्म आती है कॉर्पस ल्यूटियम, एक टर्म आपने सुनी हुई है कॉर्पस कलोसम, और एक टर्म मैंने आपको बताई थी कॉर्पस अल्बिकन। किसको पता है कि कॉर्पस अल्बिकन क्या है, काइंडली रेज हैंड करें, बोलना नहीं है, रेज हैंड करें, शाबाश। मरियम को पता है, ओके, ईमान को भी पता है, सितवत मुगल, ओके, बड़ा मुश्किल नाम है, आप बताइए जरा। आज मुझे लगता है पहली दफा देखा है आपको मैंने क्लास में।
माइक ऑन करें और बताएं क्या होता है कॉर्पस अल्बिकन। कॉर्पस एल्बिकन जो उसके ऊपर स्कार होता है, निशान कट सा जो लगा होता है, उसे कॉर्पस एल्बिकन कहते हैं। आप पहले अच्छा, पहले मेरी क्लास में आवाज थे आ रही हमारे। है? ठीक है, पहले क्लास में थे हमारे आप। यस सर, क्लास में। अच्छा, जी सर, मैंने होती हूँ पहले। क्लास में। अच्छा, चलिए, गुड। ओके, सो गुड, शाबाश, सही बताया कि जैसे ही यहाँ इस रीजन से ओव्यूलेशन हो गई तो यहाँ एक स्कार आ जाएगा। स्कार को हम कहेंगे कॉर्पस। सो कॉर्पस एल्बिकन, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस कैलोसम। अच्छा, मेरा तो कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? अरे, सर वो ब्रेन में होता है। अच्छा, वो ब्रेन में होता है। ब्रेन में क्या होता है? सर Head बैंड। of- ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके जी। ना, अब हमने ये देख लिया कि यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पर लेके जा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि इसके मीनवाइल, यानी ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। यहाँ हमने कहा कि चल रहा है ओवेरियन साइकिल, और यहाँ चलेगा यूटेराइन साइकिल। ठीक हो गया। सो अब यूटेराइन साइकिल कब स्टार्ट होता है, पहले इसको देखना है। होता क्या है, पहले एफएसएच आएगा, और एफएसएच के बाद हमारे पास जो है वो यूट्रस में स्टार्ट हो जाता है यूटेराइन साइकिल। कब? जब एस्ट्रोजन जो है ये हायर क्वांटिटी में मिलता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर हम यूटेराइन साइकिल को लें, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और उससे हमें आइडिया हो जाएगा, एक ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ से हमें समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास किस तरह से चलना है। इसको हम सी से ले लेते हैं। ठीक है। ओके, ये आ गया हमारे पास। लेट्स सपोज ग्राफ के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, शेप में जाते हैं, और ये हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे से। ओके जी, सो ये आ गया हमारे पास। लेट्स सपोज इसी को ही हम इसी जगह पे ले लेते हैं। ठीक है जी। नाउ अब मैं कहता हूं कि ये मैंने क्या कर लिया, ग्राफ क्रिएट किया, जिसमें मैं मिड में यहां लगा देता हूं। हमने स्टार्ट में देखा कि मिनिस्ट्री साइकिल जो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मली अगर हम इसको वापस लेके जाएं तो यहां हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो मिनिस्ट्री साइकिल है, याद रखना, ये नॉर्मली स्टेज फॉर 28 डेज। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू होता है तो प्यूबर्टी के टाइम पे। दूसरे नंबर पे कब तक रहता है, अप टिल मेनोपॉज। ठीक है, अप टिल मेनोपॉज। ठीक हो गया। और मेनोपॉज की जो एज है वो नॉर्मली 45 to 50 है। ये आपको बताऊंगा मैं कि मेनोपॉज क्यों होता है। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। अब ये जो 28 डेज का साइकिल है, अगर हम इसको यहाँ ग्राफ की फॉर्म में देखें तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं जी दिन, डेज ले लेते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करने लगा ताकि आप लोगों को, सर कैमरा ऑफ हो गया। ओ सॉरी, ये अभी चले। ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है। ओके, सो अब हमने एक्स एक्सिस पे ले लिए। ठीक है, 5, सो ऑन चलते चलते यहाँ 14 हो गया। उसके बाद जो है वो सो ऑन 18, 20, सो ऑन चलते चलते 28 डेज हो गए। ठीक है जी, इस तरफ हमने ले लिए डेज। नाउ अब इसी के साथ ही जो दूसरी हम चीज ले लेते हैं वो मैं ले लेता हूं, ये एक लेयर, एक लाइन मैंने लगाई है। दैट लाइन इंडिकेट कि ये मेरे पास क्या है, एंडोमेट्रियम है। ये है जी एंडोमेट्रियम। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास एंडोमेट्रियम। नाउ
अब यहाँ इस रीजन से हमने उठाया है, ठीक है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हमने 3 लेयर पढ़ी थी। एक हमने कहा था आउटर मोस्ट लेयर होती है, फिर मसल्स की लेयर होती है मायोमेट्रियम, और उसके बाद इनर मोस्ट लेयर हमने कहा एंडोमेट्रियम। सो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनर मोस्ट लेयर है, इसको हमने कहा एंडोमेट्रियम। तो मैंने ये लाइन देखी एंडोमेट्रियम की, यूट्रस की एक्चुअल में ये लाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये यूट्रस में क्या होने लगा है, यूटेराइन साइकिल होने लगा है। अब ये हमने एंडोमेट्रियम ले लिया। अब होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ग्रो करता है, ओवेरियन साइकिल होता है, नॉर्मली एफएसएच आके जब फॉलिकल प्रिमोडियल फॉलिकल बनवाता है, प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, तब तक ये एज इट इज, यानी यूटेराइन की जो वॉल होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है, ये एज इट इज रहती है। जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज होने लगता है, एस्ट्रोजन निकलता है ओवेरी से, और निकलने के बाद ये यूटेराइन यूट्रस के ऊपर एंडोमेट्रियम को एक्ट करने लग पड़ता है और इसको ग्रो करवाता है। ठीक हो गया। और ग्रो कराने के बाद अब ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, ये अपनी नॉर्मल कंडीशन से क्या होना शुरू हो जाती है, ग्रो करने लग पड़ती है, सेल्स ज्यादा आने लग पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आ गई हमारे पास ग्रोथ, ये ग्रोथ इंडिकेट करती है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि एफएसएच आया था, एफएसएच के बाद जब एस्ट्रोजन आया था, तो एस्ट्रोजन ने एक्ट किया ऑन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम की नॉर्मल जो रेंज है वो है इतनी, मगर ये क्या कर गई है, ये ग्रो कर गई है इस तरह से। ठीक हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही ग्रो करती है, ठीक है, सेल्स ज्यादा आने लग पड़ते हैं, एस्ट्रोजन की एक्टिवेशन होती है। एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, ये जो एंडोमेट्रियम ग्रो कर रही है, ये रेडी हो रही है फॉर इम्प्लांटेशन, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया। नाउ अब क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियम ये ग्रो करती है, अब इसी ड्यूरेशन में एफएसएच एस्ट्रोजन को प्रोडक्शन करा रहा है, एस्ट्रोजन जो है वो एफएसएच को कम करके एलएच। तो नॉर्मली याद रखिएगा, जो 14th डे होता है, ठीक है, 14th डे पे ये जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, एवोल्यूशन का, ये एलएच रिलीज होगा, ठीक है। नॉर्मल साइकिल में ओव्यूलेशन आपसे पूछा जाए किस डे पे होती है, तो याद रखिएगा 14th डे पे होगी। किस डे पे होगी, 14th डे पे। ठीक हो गया। नाउ अब 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई, ठीक है, उसके बाद यहां से ओवा निकल गया, पीछे हमारे पास स्ट्रक्चर जो रह गया उसको हमने नाम दे दिया कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन आता है। प्रोजेस्टेरॉन मजीद इस एस्ट्रोजन के काम को, जिसपे एस्ट्रोजन एक्ट कर रहा था यानी एंडोमेट्रियम के ऊपर, इसी तरह से जो प्रोजेस्टेरॉन है ये भी क्या करता है, एंडोमेट्रियम एक्ट करता है, और एंडोमेट्रियम एक्ट करके ये क्या करता है, उसको मजीद वेस्कुलराइज करना शुरू कर देता है। वेस्कुलराइज क्यों, क्योंकि भाई ये अपनी नॉर्मल कंडीशन से क्या हुआ, ज्यादा हो गया, ठीक हो गई, और इसको ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो क्या होता है कि ये मजीद इनके अंदर ब्लड वेसल जो है वो आने लग पड़ती है। अब क्या होगा, जैसे ही ये केस आता है, ठीक है, अब दो केसेस पॉसिबल है, ठीक है। पहला केस क्या है कि यहां से जो ओवा निकला, ठीक है, ओवुलेशन से जो ओवा निकला, या तो वो फर्टिलाइज कर जाए, ठीक है, यानी अगर मैं इसको यहां दिखाऊं, मैं कहता हूं कि यहां से जो ओवा निकला है ये प्रोक्सिमल फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है, ठीक है। प्रोक्सिमल फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा कि अगर ये यहां वेट करता है, दो केसेस है, या तो स्पर्म आके फ्यूज कर जाए या ये डिग्रेड हो जाए, ठीक है, दो केसेस है। इफ देयर इज नो स्पर्म देन देयर विल बी मेनिस्ट्रुअल साइकिल, और इफ देयर इज अ स्पर्म देन देयर विल बी अ फीटस डेवलपमेंट, ठीक हो गया, या एम्ब्रियो डेवलपमेंट या जाइगोट डेवलपमेंट। सो वापस चलते हैं, तो हम यहां पे बात कर रहे थे कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पर्म, तो क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम पहले होता है येलो इन कलर, ठीक है, पहले होगा येलो इन कलर। अब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव है, तो याद रखिएगा येलो कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव है इफ, इसको व्हाइट से लिख दो, इफ कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो व्हाइट कॉर्पस ल्यूटियम हो, कॉर्पस ल्यूटियम हो, इसका मतलब है ये प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस को रिलीज करना बंद कर देगा। जब ये रिलीज करना बंद कर देगा तो जो एंडोमेट्रियम की दीवारें हैं, वॉल है, ये आहिस्ता 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होना शुरू हो जाती है, वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाती है जिस कंडीशन में ये पहले थी।
बात समझ आ गई? तो पहले जिस कंडीशन में थी अभी क्या हो गया, वापस उस कंडीशन में। तो इस ड्यूरेशन में क्या करते हैं कि ये जो बड़ी भी लेयर होती है इसको आहिस्ता आहिस्ता क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जो ब्लड वेसल्स होती है उसको मजीद रिमूव कर देते हैं। अगर मैं इनकी फेजेस की बात करूं, ठीक है, सो आपसे पूछा जाए कि ओव्यूलेशन से जो पहले वाली 14th डे पे तो ओव्यूलेशन होगी, तो इसका मतलब है ये तो ओव्यूलेटरी फेज होगी या सिंपल ओव्यूलेशन होगी। ओव्यूलेशन से पहले वाली जो फेज है, जैसे हम कहते हैं प्री क्लासेस स्टार्ट हो गई है, सो इधर भी आ जाएगी, ये होती है प्री ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन के बाद वाली पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। मीनवाइल प्री ओव्यूलेटरी फेज को हमने प्रोलिफरेटिंग फेज भी मैंने लिखा था, प्रोलिफरेटिव फेज, और इसको हमने पोस्ट, इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास स्क्रीटरी फेज हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई स्क्रीटरी फेज। क्लियर होगी बात? नो, अब याद रखें तीन हमारे पास जो है वो फेजेस आ गई, प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन, पोस्ट ओव्यूलेटरी। नॉर्मल कितने हैं? 28 डेज में ये सारा प्रोसेस जो है वो हुआ है। ठीक हो गया? सो ये वाला जो साइकिल है दोबारा फिर 28 डेज के बाद दोबारा से, ठीक हो गया, और दोबारा अगेन कंटिन्यू रिकॉल। तो इसको हम क्या देते हैं, ये यूटेराइन साइकिल है, और ये हमारे पास आ गया ओवेरियन साइकिल। अब मुझे एक बात बताएं, दोनों में यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल की क्लियरेंस होगी है? फिर मैं आगे बढ़ूं उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आगे बताता हूं आपको, जल्दी से बताएं मुझे। यस सर। सारे लोग कमेंट बॉक्स में यस का साइन दें, अगर किसी को समझ नहीं है ये तो भी वो बताएं। यहां तक फिलहाल अभी जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के वो भी फिलहाल होल्ड करने हैं। इस चीज जो भी मैंने बताया है इस चीज की अच्छे से समझ आ गया तो बताएं। ओके, ओके जी, अब हमें समझ आ गई कि जी हमारे पास जो ओवेरियन साइकिल है और जो यूटेराइन साइकिल है, ठीक है, वो किस तरह से चल रहा है। अब हमने देखना है कि ये फॉलिकल्स के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, या फॉलिकल के अंदर क्या चल रहा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, मैं इसके लिए एक नई स्लाइड पे चला जाता हूँ। एक बात याद रखनी है, ठीक है, मेरे पास ये है ओवा। ओवा के गिर्द जैसे ही ओवा ओवरी से रिलीज किया जाता है, इसके गिर्द एक थिन लेयर होती है, उसके बाद इसके गिर्द एक थिक लेयर होती है। ठीक है, ये आ गया थिक लेयर। अब ये जो थिक लेयर है, मुझे जरा जल्दी से नाम बताएंगे। ये जो आउटर मोस्ट थिक लेयर होती है, फिर इनर थिक लेयर होती है, ये तो हो गया सेकेंडरी ओओसाइट। बताएं जरा, नाम बताएं। थिक लेयर का क्या नाम है, थिन लेयर का क्या नाम है? हाँ, क्रो फेलिसीडा नहीं, सर पैलिसीडा। थिन जो है वो जोना। ठीक है, ओके। आउटर मोस्ट कौन सी है पहले ये बताएं। क्यूमुलस फेयर। सुन ले, आउटर मोस्ट जो होती है ये होती है थिन, इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा, और ये होती है थिक। और इनर जो लेयर होती है ये होती है जोना पैलोसीडा, और ये होती है थिन। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं आई बाय द वे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक्चुअल में याद रख लीजिएगा होता है सेकेंडरी ओओसाइट। ठीक है, या इसको हम ओवा कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं कि जी सेकेंडरी ओसाइट के गिर्द पहली लेयर कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जोना। आउटरमोस्ट लेयर कौन सी है आपको पता होना चाहिए, कोरोना। थिक लेयर कौन सी है आपको पता होना चाहिए, कोरोना। इसी तरह थिन लेयर कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए, जोना। क्लियर हो गया? पहले तो हमने देखा कि ये आ गया प्रोसेस। अब हम एक काम करते हैं, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये किस तरह से चल रहे हैं, जरा उसको देखेगा। जो फॉलिकल के अंदर आने वाली चेंजेस हैं उसको जरा देखें। ठीक है, हमारे पास होगा क्या कि नॉर्मल केसेस में चलिए ये आगे हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इसको उधर ध्यान से आप समझ रहे हैं।
ये अब आपके जितने भी सेकेंडरी ओवरसाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको हम जरा गो थ्रू करेंगे, ठीक है जी। सो मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं कि मेरे पास जो है ये है, ठीक है, इस तरफ मैं ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जी क्या हुआ, स्टार्ट में एफएसएच आया था। एफएसएच के आने के बाद क्या हुआ, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बने। क्या बने हमारे पास, प्रीमोर्डियल। इस तरफ करते हैं हम, एफएसएच आया, उसके रिजल्ट में क्या बने, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है, प्रीमोर्डियल प्रीमोर्डियल फॉलिकल। उसके बाद क्या होता है, यहां पे मियोसिस 1 जो है वो स्टार्ट हो जाती है और ये बन जाता है, याद रखना, हमारे पास प्राइमरी ओओसाइट। प्राइमरी ओओसाइट, ठीक हो गया, ये बन गया प्राइमरी ओओसाइट। नाउ ये जो प्राइमरी ओओसाइट बना है, इट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं M1 लिख रहा हूं, M1 समझ जाइएगा, मियोसिस 1। जो M1 है यानी मियोसिस 1 है, इसमें भी प्रोफेज 1, ठीक हो गया। प्रोफेज 1 में जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें लिख दिया है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, ये इस लेवल तक ये क्या करता है, अपने आप को होल्ड कर देता है, ठीक है, अपने आप को क्या कर देगा, होल्ड कर देगा। लेट्स सपोज ये मैं यहां पे इसको रीड्रॉ कर दूं और इसके नीचे ले देता हूं, ठीक है। कब तक होल्ड करेगा, हमारे पास याद रखना, बिफोर बर्थ एंड प्यूबर्टी, ठीक हो गया, यानी बर्थ से पहले, प्यूबर्टी से पहले, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया, बिफोर बर्थ या प्यूबर्टी क्या होगा कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, ये यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते रहते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक, सुनना, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70 मिलियन के करीब जो है ना वो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बनाए जाते हैं, 70 मिलियन के करीब, याद रखें, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं और ये बिफोर बर्थ प्यूबर्टी से पहले पहले, यानी बिफोर बर्थ ये रहता है, बिफोर बर्थ और उसके बाद प्यूबर्टी से पहले पहले। अब होगा क्या, अराउंड ऑफ अगर मैं ये कहूं कि 70 मिलियन फर्ज कर ले अगर यहाँ पे बनाए गए हैं, तो जब बर्थ हो जाती है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं राइट आफ्टर बर्थ, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूं, राइट आफ्टर बर्थ हमारे पास, हम लाइन ले लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, ये आ गया, ठीक है। हम कहते हैं कि जी अब बर्थ हो गई है, ठीक है, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, ठीक है। अब सवाल ये कि इस प्रीमोर्डियल फॉलिकल के अंदर क्या था, ध्यान से देखना, प्रीमोर्डियल फॉलिकल के अंदर अगर हम यहां इस चीज की बात करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो पहले वाला आप कह सकते हो सेल है, दैट इज ओगोनियम, ओगोनियम, ठीक हो गया, क्या कहेंगे इसको, ओगोनियम। ओगोनियम जो है ये फर्दर डिवेलप करता है और कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी ओओसाइट के अंदर, ठीक हो गया, ये भी 2n रहता है, ये भी 2n रहता है। अभी मियोसिस 1 स्टार्ट हुई है, उसकी प्रोफेज 1 के अंदर ही ओ प्राइमरी ओसाइट को क्या कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया, रोक दिया जाता है, ठीक हो गया। नाउ जैसे बर्थ आफ्टर आफ्टर प्यूबर्टी है, आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा, आफ्टर प्यूबर्टी ये जो प्राइमरी ओसाइट है, फॉलिकल है, ये इस बैरियर को क्रॉस करता और क्रॉस करने के बाद प्राइमरी फॉलिकल विल फर्दर कन्वर्टेड टू सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक, ठीक है, एक अंदाजे के मुताबिक याद रखना, जो यहां पे बिफोर बर्थ हमारे पास 70 मिलियन ऑफ द फॉलिकल्स बनते हैं, जब बर्थ हो जाती है, बर्थ के टाइम पे और देन प्यूबर्टी के टाइम पे ये तकरीबन राउंड ऑफ 14 मिलियन, यानी 14 टू 20 मिलियन जो है वो रह जाते हैं, 14 टू 20 मिलियन जो है वो रह जाएंगे। बाकी जितने भी होते हैं वो डेड हो जाते हैं, डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, बॉडी उनको रिमूव कर देती है और इस सिचुएशन को
हम एक टर्म का नाम देते हैं जिसमें फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं, उसका नाम बताएं, शाबाश जी। चैट बॉक्स में बताएं। सर दोबारा पूछे। हाँ आप बता दिए, अब आप दोबारा पूछने पे नहीं। इसे कहते हैं फॉलिकुलर एट्रीजिया, यानी जो फॉलिकल्स हैं वो क्या हो गए, डैमेज हो गए। फॉलिकल्स क्या हो गए, डेड हो गए। फॉलिकल्स क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। इसे कहते हैं फॉलिकुलर एट्रीजिया। ठीक है, इसे कहेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, फॉलिकुलर एट्रीजिया। नाउ वापस आते हैं। अब फॉलिकल जो सेकेंड प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में हमने कहा थे ये फर्दर डेवलप होता है ग्रोइंग फॉलिकल के अंदर। ग्रोइंग फॉलिकल के बाद हमने कहा ये बनता है मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर या ग्राफेन फॉलिकल। ना, अब ये आ गया ग्राफेन फॉलिकल। ठीक है, और होगी बात ना। अब ये जो मैच्योर फॉलिकल बनता है, इस ड्यूरेशन में पैरेलल क्या चल रहा होता है फॉलिकल के अंदर, वो हम देखें। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर था प्राइमरी oocyte, यह आ गया प्राइमरी oocyte। ठीक है, नाउ अब होता क्या, ध्यान से सुनना है। प्राइमरी oocyte क्या करता है, फर्दर डेवलप कर जाता है, क्योंकि ये 2n होता है, याद रखना है। ये फर्दर डेवलप करता है किसके अंदर, डिवाइड करेगा दो, ठीक है, जिसमें एक थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है और एक साइज में छोटा होता है। ये जो साइज में छोटा है इसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये जो होगा इसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte, या इसको हम कहेंगे ओवा। अब यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, वो क्या, वो ये कि इस टाइम पे प्राइमरी oocyte के अंदर, मैंने जो लास्ट लेक्चर में जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्रोमोसोम का रेफरेंस दिया था। कितने जो है वो क्रोमैटिड होते हैं नॉर्मली, एक, अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करेंगे तो यहां हमने कहा 4 क्रोमैटिड होंगे एक क्रोमोसोम के नाम। ठीक है, लेट्स सपोज ह्यूमन के केस में बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर फॉर्म में। तो यहां हमारे पास क्या होंगे, असल में 46 प्लस 46, यानी इसमें 92 जो है, याद रखना, हमारे पास क्रोमैटिड होते हैं। उन 92 क्रोमैटिड में से क्या होता है, 46 इधर चले जाते हैं, 46 इस सेकेंडरी oocyte में आ जाते हैं, बट ये क्रोमैटिड की फॉर्म में होता है, ये 46 पेयर की फॉर्म में नहीं होते, इसीलिए इसको एन कहते हैं, इसको भी एन कहेंगे, इसको हम डिप्लॉयड नहीं कहेंगे, ये क्रोमैटिड है, क्रोमोसोम नहीं है, ये बात याद रखनी है। अब क्या होता है, ध्यान करना, जैसे ही सेकेंडरी oocyte आता है, सेकेंडरी oocyte को फर्दर, ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस 1 हुई है ना यहाँ पे, अभी तो M1 हुई है, अब होनी है M2 यानी मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 से पहले ही इसको अरेस्ट कर देते हैं। सवाल है किस टाइम पे, याद रखना, जैसे ही मेटाफेज 2 अरेस्टेड, मियोसिस 2 स्टार्ट हुई और मेटाफेज 2 के अंदर उसको क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, अरेस्ट से क्या मुराद है कि ये फर्दर डिवाइड अब नहीं होगा। अब किस तरह से मेटाफेज का अगर हम थोड़ा सा रिव्यू लें, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके ऊपर कर दूं ताकि ये हम कंप्लीट कर सके ना। अब ध्यान करना जरा, अब अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये मुझे इस तरह से क्रोमोसोम को देखिएगा जरा। पहले क्या होता है, क्रोमोसोम्स को देखें, पहले क्या होगा, हमारे पास ये क्रोमोसोम थे, नेक्स्ट में क्या हुआ, क्रोमोसोम टेट्राड बन गए। नेक्स्ट केस में क्या हुआ कि एक तरफ पूरा का पूरा पेयर चला गया, दूसरी तरफ भी ये आ गया। अब यहां आते हैं, यहां मेटाफेज 2 में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेते हैं एक जगह पे। ठीक हो गया, क्रोमोसोम अपने आप को क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। जब क्रोमोसोम अलाइन कर लेते हैं, इधर से इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, ये आकर रेंज हो जाती है। अब होता क्या है कि ये एक मेटाफेज प्लेट बन जाती है। तो असल में जो सेकेंडरी oocyte जब ओवुलेशन की जाती है ना, तो सेकेंडरी oocyte वो इस तरह से होता है जिसमें क्रोमोसोम अपने आप लाइन करके रखे होते हैं और ये एज इट इज ही मौजूद होता है, और ऐसे ही जो है ना वो क्या कर दिया जाता है, ओव्यूलेट कर दिया जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट नहीं होती है, याद रखना। मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में अरेस्ट कर दी जाती है, ठीक है, कब, जब प्यूबर्टी हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये इसको कब जो है वो कंप्लीट किया जाएगा, जब इसके साथ स्पर्म आके फ्यूज करेगा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी ओसाइट बन गया, ये अब रिलीज हो जाएगा, यहाँ ओव्यूलेशन हो जाएगी, ठीक होगी बात ना। अब जरा ध्यान से देखिए, मेच्योर फॉलिकल क्या करेगा, ओव्यूलेट कर जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी ओसाइट बन गया, पीछे हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हमने कॉर्पस ल्यूटियम कह दिया था ना। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है, याद रखना, इस सेकेंडरी ओसाइट ने क्या करना है, हमारे पास वेट करना है स्पर्म का। अब होता क्या है, इसको मैं यहां समझाता हूं। यहां क्या होगा, लेट्स सपोज ये मेरे पास अरेंज हुआ है मेटाफेज के अंदर, मैं सिर्फ 2 क्रोमोसोम को शो कर रहा हूं। अब होगा क्या, स्पर्म आता है, स्पर्म इससे फ्यूज करेगा सेकेंडरी ओसाइट के साथ। जैसे ही स्पर्म कोरोना रेडिटा जोना पैलिसिडा को क्रॉस करके इनसाइड आए, जैसे ही एक्रोसोम के थ्रू एंटर होता है, तो हमने कल स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने कहा था इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं जो कि हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। जैसे ही इसके साथ फ्यूज करता है, जैसे ही फ्यूज करेगा, याद रखना क्या होगा कि ये इमीडिएटली एक दूसरे से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद, ठीक है, यहां जो स्पर्म आया था वो अपने क्रोमोसोम यहाँ रिमूव करेगा और ये इधर डिवाइड होकर, ठीक है, ये फ्यूजन करके 2n जिसको हम कहते हैं जाइगोट बना देगा। और ये जो अलग होगा, ये एक सेकंड पोलर बॉडी जो है वो बना देता है। ये बात समझ आई है या नहीं आई है, काइंडली मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, ये अक्सर रह जाती है, इसको काइंडली जरा देखें। क्लियर हो गया, चले शाबाश, शुक्र है, गुड हो गया। ये आपने याद रखना, इसका मतलब क्या है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होनी है, मियोसिस 2 जो स्टार्ट हुई थी ऑलरेडी, वो कंप्लीट कब होनी है, जब स्पर्म ने आके फ्यूज करना है, ठीक हो गया। ये वाली यहां पे हमने इसको कंप्लीट देख लिया। अब हमने कहा कि 2 केसेस हैं पॉसिबल। पहला केस क्या था कि यहां से स्पर्म ओवा निकला और सेकेंडरी ओसाइट। तो एक्चुअल में क्या होता है कि प्रॉक्सिमल फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहां आके प्रॉक्सिमल जो है वो अपना फ्यूज करता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, नो, अब यहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो यहां मूव करता है, तो ओवेरियन वॉल ऑलरेडी जो यूटेराइन वॉल है वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी होती है, यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इसको तैयार कर चुका होता है। जब वो इनको तैयार कर चुका होता है, इधर से फर्टिलाइज होता है। अब वो क्या करता है, जैसे ही जाइगोट बन जाता है, जाइगोट फर्दर मूव करता है, वो 1 से 2 से 2 से 4 में, 4 से 8 में डिवाइड करते करते बॉडी में पहुंचने के बाद ये क्या करता है, फिर यहाँ आके फ्यूज कर जाता है। बात समझ आ गई है। ये आपका ओवरऑल प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें जो मैंने आपसे बात की स्टार्ट में, ये देखिएगा जरा, जैसे जैसे शुरू में मैंने क्या कहा कि हमारे पास, ठीक है, शुरू में हमने क्या कहा कि जो बिफोर बर्थ, ठीक है, अराउंड ऑफ 50 मिलियन जो है वो बने होते हैं फॉलिकल्स, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स। जब वो प्यूबर्टी होती है, ठीक है, बर्थ के टाइम पे कुछ रिमूव हो जाते हैं, फॉलिकुलर एट्रीजिया हो जाता है। फिर जैसे प्यूबर्टी आती है तब तक काफी हद तक डैमेज हो चुके होते हैं, रिमूव हो चुके होते हैं, यानी 20 मिलियन अराउंड ऑफ रह जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे लाइफ गुजरती है, हर मंथ में क्या होता है कि इस साइकिल को एक्टिवेट किया जाता है। कुछ जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो आगे सेकेंडरी फॉलिकल में जाते हैं, कुछ डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे 14, लेट्स सपोज 14 ईयर की एज में प्यूबर्टी हो गई है, तो 14 ईयर की एज में क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चलते जैसे ही 20 एज होती है, तो कुछ फॉलिकल्स और डैमेज हो चुके होते हैं। 25 में पहुंचता है और डैमेज हो जाते हैं, 30 में और डैमेज हो जाते हैं, जब 40 होता है तो बहुत कम रह जाते हैं। और जैसे ही 45 या 50 की एज होती है, तो जितने भी फॉलिकल्स होते हैं ये डैमेज हो चुके होते हैं, क्योंकि ये दोबारा नए नहीं बनते, ये एक ही दफा बर्थ से पहले ही जितने बनाए जाते हैं उतने ही बना के रख दिए जाते हैं। तो 45 की एज में क्या होता है, या 50 की एज में क्या होता है कि सारे के सारे फॉलिकल खत्म हो चुके होते हैं। खत्म होने के बाद अब हार्मोन बेशक रिलीज हो भी रहे हैं, तो ये फॉलिकल्स की सेंसेस नहीं होती। अब क्या होगा, जब फॉलिकल ही नहीं है
तो क्या होगा, मेनेस्ट्रुअल साइकिल ही कंटिन्यू नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा, ओवेरियन साइकिल ही स्टार्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई है या नहीं है? ये यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जो फॉलिकल्स बनते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, इसीलिए मेनोपॉज, इसीलिए तो इसे मेनोपॉज कहते हैं। बात समझ आई? यस और नो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। चल गुड हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इस साइकिल को अफेक्ट कैसे किया जाता है। सम टाइम क्या होता है कि ये साइकिल अफेक्ट भी होता है, हम 28 डेज को कहते हैं, ठीक है। सम टाइम ये साइकिल जो है वो 20 डेज 30 डेज का भी चला जाता है, सॉरी 40 डेज का भी हो जाता है, 45 डेज का, 2 मंथ का, 3 मंथ्स का। उसकी मल्टीपल रीजन है, ठीक है। और उन रीजन के अंदर हमारे पास आप ये कह लो कि जो रीजन है, या तो स्मोकिंग हो सकती है, ठीक है, इफ द फीमेल इज हैविंग स्मोकिंग, ड्रग्स है, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस है, ठीक हो गया, हार्मोनल स्ट्रेस है, मल्टीपल रीजन है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, सो ऑन इस तरह से। तो याद रखना कि ये जो 28 डेज का साइकिल है, इट मे गोज टूवर्ड 45 डेज, लेट्स सपोज, ठीक है। अब इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है कि अगर 45 डेज का साइकिल है तो ये बताएं कि ओव्यूलेशन किस दिन हुई होगी। जी, ये क्वेश्चन आया होगा कई दफा, बताएं जरा। शाबाश शाबाश। सर इससे 40 माइनस करेंगे तो जो डे आएगा वही होगा। हाँ, एक बात याद रखें, इसका एक सीधा सीधा रूल है, और वो ये क्या है कि जब हम बात करते हैं, ग्राफ में चलते हैं वापस, ठीक है, ये देखिएगा जरा, यहां देखें, हमारे पास ये जो 14th डे तक है, ये वाला, ठीक है, 14th डे वाला, इसके बाद वाली यानी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या स्पिरेटरी फेज, ये 14 दिन की कांस्टेंट फेज होती है, ये कांस्टेंट रहती है, बेशक जितने मर्जी दिनों के बाद ओव्यूलेशन हुई हो। नाउ अगर मैं कहूं कि 45 डेज की ओव्यूलेशन है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये अगले 14 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1 और 3, 31st डे विल बी द डे ऑफ ओव्यूलेशन। याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर आता होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और वो जो 14 दिन माइनस करने हैं, ये कौन से वाले करने हैं, ये भी याद रखने हैं। 14 दिन वो कौन से वाले होंगे, ये हमारे पास होंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज वाले। ये कौन से होंगे, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज वाले, ये याद रखें। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? सो मेनेस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों का यहां तक क्लियर है? अब अगर इसमें कहीं क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता सकते हैं आप। क्लियर, चले गुड हो गया। अभी फिलहाल हम इसको एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह, कल नहीं बल्कि परसों से हम लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे, और उसको कोशिश करेंगे परसों ही खत्म कर लेंगे, तो हमारा ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, फिलहाल क्लास का एंड कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। एक दो लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं रिप्लाई नहीं कर सका क्योंकि थोड़ा सा टफ रूटीन है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको आंसर कर दूंगा। आपने हौसला तसल्ली रखनी है कि सारे रिप्लाई नहीं देते, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है सर जी। सर ये जो ओगोनिया है, इससे जो प्राइमरी oocyte बनता है, ये आपने मियोसिस 1 लिखा है, यहाँ बुक में तो ये माइटोसिस लिखा हुआ है। माइटोसिस ही है वो। एक मिनट मुझे निकालने दे। अ, ये वाला। ये ये जो ओगोनियम बन रहा है ना, ये ओगोनियम माइटोसिस से ही बन रहा है। मियोसिस मैंने कहा है जब प्राइमरी oocyte बनना है, ठीक है। सर मतलब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, वो मियोसिस 1 होगा ना? असल में होता ये है कि जो प्राइमरी oocyte बनता है ना, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मियोसिस शुरू हो चुकी होती है। ये सुन ले बात गौर से, प्राइमरी oocyte जब बनता है तो उस सूरत में मियोसिस 1 शुरू हो चुकी होती है, ठीक है। अब जो मियोसिस 1 शुरू हुई है ना, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्ट हो जाता है, यानी वो कंप्लीट ही नहीं होती, तो इसका मतलब है वो 2n की फॉर्म में ही रहेगा, इसीलिए हम इसको 2n कहते हैं। बात समझ आई? जी सर। हाँ। अब जब प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया, मियोसिस 1 आगे गई ही नहीं, तो इसका मतलब है वो डिप्लॉयड है, क्योंकि मियोसिस 1 जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर, याद रखें।
और ये कल भी मेरे ख्याल में आपने पूछा था, वो पूछ रहे थे मियोसिस वन का, सेकेंडरी ओसाइट का। अब ये समझ आ गई कि प्रोफेज वन में अरेस्ट कब हुआ और उसमें अरेस्ट कब हुआ दूसरे केस के अंदर। क्लियर है? सर पूछा तो मैंने नहीं था, लेकिन मुझे क्लियर हो गया है सर। सर मुझे चल। अब भी समझ नहीं आ रही, मतलब मियोसिस में तो नंबर हाफ हो जाएगा ना? हाँ। हाफ हो जाएगा तो वो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, तब मियोसिस वन होगी। प्राइमरी नहीं, oocyte तक तो वो डिप्लॉइड ही रहता है ना, उसके बाद वो हेप्लॉइड हो सुनिए, जाता है। ये देखो, ये मैंने इसीलिए ये वाला ना क्रोमोसोम के साथ बना के बताया ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। ये बात समझो जरा। ये देखें जरा, हमारे पास होता ये है, मैं पहले आपको ना चीज बताता हूँ, पहले इसको समझे। देखो, हमारे पास जो मियोसिस है, मियोसिस वन मियोसिस टू को अंडरस्टैंड करें पहले। हमारे पास एक सेल, उस सेल में क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है। अब मियोसिस वन होनी है तो हमें पता है कि क्रोमोसोम क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर जाते हैं, डबल। तो हम कहते हैं कि जी क्या हुआ कि यहाँ हमारे पास क्रोमोसोम क्या हो गए, डबल हो गए। अब ये क्रोमोसोम डबल हो गए, ठीक होगी बात। अब ये मियोसिस वन शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको क्रोमोसोम कह रहा हूं, मगर अब ये चार है, इसके लिए आपने एक टर्म यूज की होगी, टेट्राड। आपने ये नहीं कहा होगा कि दो क्रोमोसोम हो गए। बात समझ आ गई है? इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं टेट्राड। टेट्राड को चार सिस्टर क्रोमेटिड, और ये अलग अलग है। अगर ये जुड़े हुए हैं तो ये डिप्लॉइड है, अगर ये अलग अलग है तो ये हैप्लॉइड है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां होगी मियोसिस वन, मैं कहता हूं यहां हुई एम वन। जब एम वन हुई तो ये दो बनते हैं, और ये क्रोमोसोम की बजाय हम ये कहें कि ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए हैं। अब इस क्रोमेटिड है, इस क्रोमेटिड है, हाँ ऑल्दो वो डबल है, मगर हम उसको हैप्लॉइड कहते हैं, हम उसको डिप्लॉइड नहीं कहते। अब जब ये मजीद अलग होंगे, ठीक है, जब मजीद ये अलग हो जाएंगे, ये इधर जाएगा, ये हैप्लॉइड हो गया, ये इधर जाएगा, ये हैप्लॉइड हो गया, ये इधर जाएगा, ये मजीद क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये प्योरली हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर है, क्योंकि यहाँ ये जुड़े हुए नहीं है, इसको हम डिप्लॉइड नहीं कहते, ठीक है। तो ये मियोसिस वन का रिजल्ट होता है और ये मियोसिस टू का रिजल्ट होता है, ठीक है, ये एम टू का रिजल्ट है। अब जो हमारा केस है उसमें देखो क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा, एम वन अभी शुरू हो जाती है, यहाँ प्राइमरी oocyte जब बनता है, इस केस में एम वन शुरू हो चुकी होती है, मगर उसको अरेस्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, प्रोफेज वन के अंदर। वो कंप्लीट ही नहीं होता, वो उधर ही रुक जाती है। क्योंकि देखो ना, प्रोफेज क्या होती है, मेटा, एक होती है प्रोफेज, फिर होती है मेटाफेज, फिर होती है एनाफेज, फिर होती है टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर फर्दर पांच फेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो अभी ये प्रोफेज में शुरू में ही उसको अरेस्ट कर दिया जाता है ताकि वो आगे जा ही ना सके। बात समझ आई नहीं होगा अभी? सर बस, अच्छा फिर ये बताएं ना कि कहाँ से कहाँ तक वो वाली होगी मियोसिस, मतलब माइटोसिस होगी, और कहाँ से आगे मियोसिस वन स्टार्ट होगी? सीधा सीधा यहाँ इस पिक्चर में बताएं ना। सीधा सीधा ये है कि जो ओगोनियम है ना, इसमें याद रखो माइटोसिस होती है, ठीक है। प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte, ये आप डिप्लॉइड है, और मियोसिस वन अरेस्ट है। मियोसिस वन प्रोफेज वन अरेस्ट है, ठीक है। मैं दो दफा रिपीट करता हूं, जो प्राइमरी oocyte है, ये मियोसिस वन प्रोफेज वन अरेस्टेड है, ठीक है। प्रोफेज वन इन मियोसिस वन अरेस्ट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि देखो ना, प्रोफेज वन, फिर मेटाफेज वन, फिर टीलोफेज वन, फिर आगे होना, फिर उसके ये होगी कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस होनी। साइटोकाइनेसिस होगी तो सेल अलग होंगे। ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो वो एज इट इज है। समझ आ गई है? सो प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte की फॉर्म में मियोसिस वन के अंदर अरेस्ट हो गया, क्लियर। उसके बाद मियोसिस वन जब पूरी हो गई तो बन गया सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये मैंने कहा ये 46 लिखा है, ये टेट्राड है, सॉरी टेट्राड कह रहा हूँ, क्रोमेटिड्स है। ये 46 क्रोमेटिड है, ये क्रोमोसोम, ठीक है, अलग अलग सेपरेट। अब सेकेंडरी oocyte एज इट रहेगा, मगर सेकेंडरी oocyte मियोसिस टू स्टार्ट हो चुकी होती है, तो मियोसिस टू में मेटाफेज टू के अंदर उसको अगेन अरेस्ट कर देते हैं। और ये तब तक ये मेटाफेज प्लेट की फॉर्म में अलाइन क्रोमोसोम रहते हैं जब तक इनके साथ आके क्रोमोसोम स्पर्म जो है वो फ्यूज नहीं करता। अब क्लियर हुआ कुछ? जी सर, अब ठीक है, बस ठीक है सर। चलो, शुक्र। नहीं बस ठीक नहीं, अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, ये बताना है। आ गया है सर, सही से समझ आ गया, चले, शुक्रिया सर। बहुत मुबारक, आप जीबी से है ना? ठीक। जी सर, मैं गिलगित से हूँ। चल,
गिलगित से हैं, चलें गुड हो गया, जीते रहे। ये नहीं जी, बाकी फिर इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम का। ये कोशिश करते हैं कि इसकी आपको जो है ना, मेरा भी शेयर कर देंगे, ठीक है। स्लाइड